क्वेश्चन है मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका व्याख्या कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सको तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। इस दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। जिस दिन से कृष्ण के साथ आंखें चार हुई है उसी दिन से सुध बुध खो बैठी है। मन पावन चित्त चोर, यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप चित्त को चुरा लेने वाले हैं, आप मन को ही चुरा लेने वाले हैं, ठीक है ना। पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी मन उस मुख्य छवि को देखने के लिए विवश हो जाती है। वस्तुतः यहाँ बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है। यानी कि एक प्रेमिका जो होती है वो हमेशा चाहती है कि अपने प्रियतम को अपनी आंखों में बसा करके रखें। इसलिए आपको कहती है कि पलक भी झपकाने का मन नहीं करता है, पलक भी झपकाने का मन नहीं करता है, इस कदर वो हमारा मन चुरा लिया है, ठीक है बाबू। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है बाबू, जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, जरा ध्यान से देख लीजिए। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाद तड़ाग निहारो। क्वेश्चन कह रहा है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाद तड़ाग निहारो। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है। सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो यही लिखिए कि कहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। कभी इसमें ब्रज की बगीचा और तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा जो है वो प्रकट करते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी इच्छा है, कभी कहते हैं बाबू, कभी कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हमेशा ब्रज की बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर शोभा को देखते रहे। कभी कहते हैं कि ब्रज के बनों के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब और बाग की शोभा देखते हुए कभी की आंखें नहीं थकती है, इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को व्यक्त किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से बाबू दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन है 5 नंबर वाला ही। इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पंक्ति क्या है बाबू, या लकुटी अरुकामर या पर राजते हूं पुरकी तजडारो, 8 सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाय चराई विचारो। तो इसका प्यारे बच्चों अर्थ लिखना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे, रसखान कहते हैं कि मैं उस लकुटी और कवरिया वाले ग्वाले रूपी श्री कृष्ण पर सब कुछ न्यौछावर कर देता हूं। उनके लिए मैं तीनों लोगों का राज्य, 8 सिद्धियां और 9 निधियां सबका सुख त्याग देता हूं, क्योंकि मुझे केवल नंदलाल का ग्वाल वाले रूप में गाय चराने का नहीं प्रिय है। कहते हैं कि हमको बस क्या चाहिए, गाय चराना है बाबू। कहते हैं कि हमको सिर्फ गाय चराना है, इसके लिए अब चाहे जो हो जाए हम वही करेंगे, ठीक है ना। तीनों लोगों को वो छोड़ने के लिए तैयार है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाद तड़ाग निहारो, कोटि करो कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। तो प्यारे बच्चों इसका अर्थ हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिखेंगे कि रसखान कहते हैं यदि मेरी इन आंखों से मुझे कभी ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का सौभाग्य मिल जाए, रसखान कहते हैं यदि हमको कभी इन सब चीज देखने का मौका मिले तो मैं कोटि कोटि स्वर्ण पंडित महल, ये स्वर्ण मंडित महलों को छोड़कर ब्रज के जो करील जो जुटपुट पेड़ है अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। अर्थात मुझे वैभवशाली महलों से अधिक प्रिय वो है ब्रज भूमि की वह पवित्र धूल जहां मेरे प्रीतम कृष्ण ने चरण रखे। कहते हैं कि ब्रज भूमि के सामने तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं कि हम ब्रज भूमि के सामने तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बउआ, अगला नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई और अगर दीर्घ ये क्वेश्चन हो तो, ठीक है, कोई और दीर्घ ये क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। हाँ, ये वाला भी दीर्घ ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। ध्यान से देख करके जाइए, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ते हैं तो समझिएगा बहुत बड़ा चीज छोड़ देंगे बाबू, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अभी ही एकदम बढ़िया से आप लोग देख करके जाइए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के भारत माता शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, स्मितानंद पंत। कवि का नाम, लेखक का नाम हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। इस कविता में गुलामी से पीड़ित भारतवर्ष को माता के रूप में मानवीकरण करके तत्कालीन भारत की स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कभी भारत अपनी महत्ता के कारण महत्वपूर्ण इतिहास रचता था। भारत का ऐतिहासिक महत्व चाहे जितना रहा हो, परंतु वर्तमान को देखकर के भारत के इतिहास पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। इसका कारण भारत का गुलाम होना था, जो इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। भारत माता के स्वर्णिम फसल विदेशियों के पैर तले रौंदा जा रहा है। पृथ्वी की तरह सहनशील मन, गतिमन, ये क्या हो गया, गतिहीन हो गया है। तो प्यारे बच्चे हमें लगता है कि इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन है 5 नंबर का ही। सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी और मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो क्या लिखेंगे बाबू, प्रस्तुत सारगर्भित पंक्तियां हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक जनतंत्र के जन्म से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिद्धिकर है। इसमें कभी स्वाधीन भारत की रूपरेखा को सजीवात्मक रूप से प्रदर्शित किया है और कवि की अभिव्यक्ति है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई रात में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। यानी कि सदियों से जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था, अंग्रेजों को कोई नहीं बोलता था, अंग्रेज लोग एकदम निफिक्र होकर यहाँ पर शासन करता था। तो सदियों की ठंडी बुझी हुई राख अब यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, अर्थात अब लोगों में क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए तैयार है। जनता आजादी के लिए क्या है, व्याकुल है। जनता आजादी के लिए लड़ रही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाबू 40 नंबर, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। देखो बाबू क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं ये या तो पहली सीटिंग में पूछ दे या तो दूसरी सीटिंग में पूछ दे। तो ऐसा नहीं है कि पहली वाला के लिए हम अलग बता रहे हैं और दूसरी वाला के लिए अलग बता रहे हैं। सबके लिए प्यारे बच्चों हम सेम चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है, लिखेंगे मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सबोर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारें पर मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर के पत्थरों पर सभी दिशाओं में छायाएं प्राप्त होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है। यानी कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तो उससे जो व्यक्ति मरा उसकी लाशें इधर उधर पड़ी हुई है। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु छोटे छोटे टुकड़े फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। क्योंकि इतना टुकड़ा हुआ है, छोटा 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 है कि भाई सब और पकड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन सहसा सूरज निकला। प्यारे बच्चों हिरोशिमा कविता का ही है, जिसमें बताया गया है कि एक दिन सूरज निकला, लेकिन वो सूरज ओरिजिनल सूरज नहीं था, बम के रूप में सूरज निकला था। प्यारे बच्चों सूरज निकला था जरूर, लेकिन वो बम के रूप में निकला था, ओरिजिनल सूरज नहीं था। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्य खंड में हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आगे जी हैं। और वह इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु गिराया तो पूरा शहर में त्राही त्राही मच गया था। लोग गर्मी और तेज प्रकाश से मोम की तरफ पिघल गए थे तथा धूप की तरह आग चारों तरफ फैल गई थी और चारों तरफ विनाश ही विनाश एकदम फैला हुआ था। लेकिन यह वह सूरज नहीं था जो रोज निकलता है, बल्कि यह सूरज के रूप में क्या था, बम का गोला था। सूरज के रूप में क्या था बाबू, बम का गोला था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। रोज जो सूरज निकलता था वो नहीं था, बल्कि सूरज के रूप में क्या था, बम का गोला था।
ठीक है। हाँ, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये वाला बनेगा कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सूख गया। ये जो परमाणु बम है ये कौन बनाया था? मानव ही बनाया था। तो मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सूख गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही प्यारे बच्चों क्या हुआ? भाप बना करके सूख गया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्यखंड के हीरो सीमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आगे जी है। लेखक इन पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मानव जिस बमों को अपना आदर्श मानता था वह सूर्य रूपी बम मानव का विनाश बनकर मानव को ही मौन की तरफ पिघला दिया। मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। अच्छा, निबंध ये सब के बारे में थोड़ा सा बता दें कि प्यारे बच्चों निबंध जो है ना, ध्यान से सुनिएगा। निबंध प्यारे बच्चों किसी भी टॉपिक पे आ जाए, निबंध किसी भी टॉपिक पे आ जाए, आप लोगों को एक पन्ना एकदम लिख करके आना है। जो आपको बुझाए किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक दे दे, जो आपको बुझाए उस पर आप लोगों को एक पन्ना कम से कम निबंध लिख करके आना है। ठीक है बाबू, एक पन्ना एकदम बढ़िया से आप लोग निबंध लिख दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया से निबंध लिख दीजिएगा। और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है वो आपको बता देते हैं। जैसे ऊपर में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा निबंध, ठीक है ना, ऊपर में लिख दीजिएगा निबंध। अब जैसे देखो हम आपको बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन पेपर है, अब इसमें प्यारे बच्चों निबंध जो है, और जैसे मान लिया जाए कि आप निबंध लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं छात्र और अनुशासन पर, तो यहां पर लिख दीजिएगा निबंध, ये तीसरा नंबर, यहां पर लिख दीजिएगा छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन, ऐसे लिख दीजिएगा छात्र और अनुशासन। ठीक है बाबू, और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा एकदम बढ़िया से, और तब जाकर के यहां से एकदम लिखना शुरू करिएगा। इससे क्या होगा कि एकदम स्पष्ट पता चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इससे एकदम स्पष्ट पता चलता है। सबसे पहले इसमें भूमिका आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें भूमिका लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों महत्व लिखना है कि भाई छात्र जीवन का क्या महत्व है। ठीक है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों अनुशासनहीनता के कारण, ठीक है ना, परिणाम लिख देना है कि भाई अगर नहीं होगा तो क्या परिणाम होगा, तो परिणाम लिख देना है। सुधार के उपाय लिखना है कि उसकी छात्र अनुशासन में सुधार के क्या उपाय है, तो लिखेंगे सुधार के उपाय, क्या लिखेंगे? सुधार के उपाय लिखेंगे। और लास्ट में प्यारे बच्चों उपसंहार। तो इन उपसंहार, तो इस तरीके से करके अगर आप लोग निबंध लिखेंगे तो हमें लगता है कि प्यारे बच्चों एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? इस तरीके से आप लोग अगर निबंध, चाहे किसी भी टॉपिक पे आ जाए, छात्र और अनुशासन पर आ जाए, ठीक है ना, स्वास्थ्य पर आ जाए, स्वास्थ्य और व्यायाम पर आ जाए, ठीक है ना, होली पर आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना, हाँ बाबू, इसी तरीके से आप लोगों को एकदम बढ़िया से लिखना है। किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो खूब बढ़िया से पहले आप लोग लिखिए। जैसे सबसे पहले भूमिका आ गया, तो प्यारे बच्चे भूमिका आ गया ना, तो भूमिका पर आप लोग को बढ़िया, जैसे भूमिका आ गया तो भूमिका देकर के और फिर ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, फिर उस लाइन के नीचे से लिखना शुरू करिए। ठीक है, जैसे छात्र और अनुशासन है तो एकदम नीचे से लिखना शुरू करिए। जैसे भूमिका ऊपर तो यहाँ से लिखना शुरू करिए, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए अनुशासन ही, छात्रों के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है बाबू, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब पहले आप लोग भूमिका लिखिए, भूमिका मतलब होता है कि भाई इसकी क्या महत्व है, भूमिका क्या है, तो इस तरीके से लिखिए। और उसके बाद प्यारे बच्चों आगे आप लोग लिखना प्रारंभ करिए, देखिए कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है ना, हाँ बाबू। उपसंहार मतलब होता है कि जो बचा उचा हुआ चीज है ना, उसको अंतिम में लिख दीजिए। जैसे आप लोग महत्व लिख दिए, भूमिका लिख दिए, अनुशासन शासन का ये लिख दिया कि भाई अनुशासन से क्या महत्व है। ठीक है ना, क्या क्या हम लिखे थे, अनुशासन का कारण, सुधार का उपाय, और लास्ट में जो बच जाए कि लगता है कि आप कुछ चीज और कहां पर लिख दे, तो भाई उसको उपसंहार में लिख दो। उपसंहार मतलब बचा हुआ चीज, बस ये समझ लेना। ठीक है ना, जो बचा कुछ चीज है उसको लास्ट में आपको घुसा देना है। ठीक है ना, जो बचा कुछ चीज है उसको लास्ट में आप लोग लिख दीजिए। एकदम प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। Watch Bullets on Geo Hotstar.